रात के 9 बज रहे थे। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर। फिर भी 26 साल की लड़की उस दरवाजे के पीछे मरी हुई पाई गई। उसका पति ऑफिस से घर आया, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला और जब तक मदद आ पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। अब ये सवाल खड़ा होता है, जब दरवाजा अंदर से बंद था, ना कोई अंदर गया और ना ही कोई बाहर, तो फिर उसका गला किसने दबाया? पुलिस ने सारे रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। फोन रिकॉर्ड्स, गूगल हिस्ट्री, व्हाट्सएप मैसेजेस और जो सबूत इन्वेस्टिगेशन में मिले उसने पुलिस के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि साथ में इनको एक ऐसी चीज पता चली जो उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, क्योंकि सारी कहानी की जड़ वहीं से ही शुरू हुई। ये कहानी है एक शादी की जो सिर्फ कुछ महीने पहले हुई थी। एक लड़की की जो अपना देश छोड़कर अपने पति के साथ नए देश गई थी और एक ऐसा राज सीने में लेकर घूम रही थी जिसने उसकी जान ले ली। सो आइए समझते हैं आज के इस केस को, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तेलंगाना में पली बड़ी रजिता पढ़ाई में काफी तेज थी। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने में काफी गहरी दिलचस्पी थी। उसने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ से पूरी की और उसका सपना था कि वो यही नहीं रुके, आगे और भी पढ़े। वो चाहती थी कि अपनी माँ बाप के लिए कुछ कर सके, उनका नाम रोशन कर सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई पूरी होने के बाद रजिता कुछ दिनों के लिए घर चली गई। उन्हीं दिनों एक फैमिली फंक्शन के सिलसिले में रजिता के घर वालों को बुलाया गया था, जहां इनके पूरे परिवार को एक साथ जाना था। और यही वो फंक्शन था जहां रजिता की मुलाकात अविनाश नारायण से हुई। अविनाश भी काफी होनहार और काबिल इंसान था, इतना काबिल कि वो वाशिंगटन यूएसए में अमेज़न जैसे बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था, जिसको कुछ लोग करियर सक्सेस का एक मिसाल मानते हैं। अविनाश अब 30 साल का हो चुका था और उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए और उसका घर बस जाए। वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तभी कुछ फैमिली मेंबर्स ने उन्हें रजिता का सजेशन दिया। ऊपर से रजिता भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अविनाश के माँ बाप को यही रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लगा। दोनों परिवार मिले, बातें हुई और क्योंकि दोनों तरफ से लोग बाहर काम करते थे, इसीलिए शादी की डेट जल्दी तय कर दी गई। इन्हीं सब कारणों की वजह से इनकी शादी जून 2025 में फिक्स हो गई, जिसके बाद राजस्थान में इनका पूरा वेडिंग प्लान फैमिली के हिसाब से किया गया। अब जब इनकी शादी हो चुकी थी और अविनाश अमेज़न में काम कर रहा था, तो एक आम पति की तरह उसने भी ये सोच लिया कि क्यों न रजिता को भी अपने साथ यूएस ले जाया जाए। अपने पति का इतना गहरा प्यार और केयर देखकर रजिता भी मना नहीं कर पाई और उसने भी हाँ कर दी। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जाकर यही हाँ उसकी जान लेने वाली थी। अब जैसे ही इन्होंने प्लान किया था उसी ही तरह ये दोनों यूएस शिफ्ट हो गए। लेकिन इसके बाद रजिता की पूरी जिंदगी बदल गई। वहाँ वो अविनाश के अलावा किसी और को नहीं जानती थी। वो किसी से खुलकर अपनी दिल की बात नहीं कह पाती थी, क्योंकि वहाँ ना उसका कोई दोस्त था और ना ही उसके माँ बाप थे। बसता तो सिर्फ एक अविनाश, और उसी भरोसे के सहारे वो यहाँ तक आई थी। उसका इतना भरोसा देखकर अविनाश भी शुरू में उसका पूरा साथ देता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अविनाश ऑफिस में होता और उसके बाद जब वो वापस घर जाता तो वो बाकी का टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते। आमतौर पर मंडे से फ्राइडे तक, यानी हफ्ते के 5 दिन अविनाश काम करता और बाकी के 2 पूरे दिन वो रजिता के साथ बिताता। अब तक दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, तूफान आने से पहले हमेशा खामोशी होती है, और ये वही खामोशी थी। शुरुआत में अविनाश का रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसका मूड रजिता के लिए बदलने लगा। अब अविनाश बिना किसी बात के रजिता पर गुस्सा निकालता, छोटी छोटी बातों को लेकर उसे डांटता और हफ्ते में जो 2 दिन वो लोग एक साथ बिताते, वो कनेक्शन भी अब इनका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। रजिता जो अपनी पूरी फैमिली छोड़कर यहाँ आई थी, जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया था, अब वही इंसान उसका साथ नहीं दे रहा। जब भी अविनाश गुस्सा होता, रजिता यही सोचती कि शायद ये मूड स्विंग है या फिर ऑफिस में पूरा दिन काम करने का थकान है। लेकिन रजिता को क्या पता था कि असली वजह तो कोई और ही थी, जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन पहले कुछ और जरूरी डिटेल्स जानना आपके लिए जरूरी है। अविनाश अब रजिता से पूरी तरह दूर हो चुका था। वो उसे बात तक नहीं करता था, लेकिन रजिता उससे प्यार से बात करती, उसे मनाती और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए खाना बनाती। फिर भी अविनाश यहाँ भी नहीं रुकता। एक लड़की जो उसके लिए अपना देश छोड़कर आई थी और जिस इंसान पर वो भरोसा करके आई थी,
जो उसके लिए इतनी प्यार से खाना बनाती। लेकिन अविनाश जब भी उस खाने को टेस्ट करता, रजिता उससे पूछती कैसा लगा। जवाब में अविनाश कह देता कि ये क्या बना दिया तुमने, बिल्कुल किसी कोप सिरप की तरह लग रहा है। कोप सिरप जो असल में खांसी के लिए जानने वाली एक दवाई होती है। इतनी बेइज्जती सुनकर रजिता वहाँ से चली जाती है और रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपने पति के लिए इतने प्यार से खाना बनाया था और अविनाश ने उस खाने को खाना तो दूर, ऊपर से उसको और जलील कर दिया जाता। रजिता की जिंदगी अब मानो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक संकेत था जो उसके आने वाले कल को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला था। तो अब जब रजिता रो रही थी, उसके बाद अविनाश गुस्से में बाहर निकल जाता है, ये कहते हुए कि उसे अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया है। वो घर से बाहर चला जाता है और करीब 40 मिनट के बाद वो वापस घर लौटता है। लेकिन जब वो घर के अंदर आता है, पहले उसे लगा कि रजिता कमरे में होगी, पर जब वो कमरे में जाता है तो रजिता वहाँ पर नहीं थी। फिर वो उसे अपने पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन रजिता उसको कहीं नजर नहीं आती। लेकिन फिर जब वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता है तो आखिरकार उसे पता चलता है कि रजिता वॉशरूम के अंदर है। काफी देर इंतजार करने के बाद अविनाश ने दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो अविनाश जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा तो लॉक था और बहुत कोशिश करने के बाद वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तो अविनाश ने सीधा अपना फोन उठाया और 911 पर कॉल लगा दी। थोड़ी ही देर में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर पहुँच गए। वो घर के अंदर गए, सीधा वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम का दरवाजा जिसे अविनाश ने खोलने की कई बार कोशिश की थी और वो खुल नहीं पा रहा था, तो फाइनली फायर डिपार्टमेंट वालों ने उस दरवाजे को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वहाँ पर सबके होश उड़ गए। वॉशरूम के फ्लोर पर रजिता बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। तुरंत उसे बचाने की कोशिश की गई, लाइफ सेविंग अटेम्प्ट्स किए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रजिता को स्पॉट पर ही डेड प्रोनाउंस कर दिया गया, क्योंकि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी जरूरी है, अगर ये केस हमारे यहाँ होता तो पुलिस शायद इसे हार्ट अटैक या कोई नेचुरल डेथ कहकर बंद कर देती, क्योंकि एक तो विक्टिम वॉशरूम के अंदर बंद थी और दूसरा उसके जिस्म पर कोई भी चाकू के निशान नहीं थे और न ही वहाँ पर कोई पुलिस की पलटी थी। और यही बात उन ऑफिसर्स के लिए चौंका देने वाली थी। वो इसी बात को लेकर खटकते रहे कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। वॉशरूम का दरवाजा एक तो अंदर से लॉक था, ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर। लेकिन कहते हैं ना, कभी न कभी खूनी अपनी पीछे निशान जरूर छोड़ के जाता है। और यहीं पर कुछ ऑफिसर्स को ये बात हजम ही नहीं हुई और इसी वजह से उन्होंने ये तय किया कि पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाएगा। किंग कोर्ट मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिस में बॉडी का पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी कंडक्ट किया गया, जिसके रिजल्ट में कोर्ट ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, मतलब के पहले तो उसका गला दबाया गया, जिसकी वजह से बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद इसी सस्पिशियस डेथ को होमोसाइड यानी हत्या क्लेरिफाई कर दिया गया, यानी विक्टिम का गला दबाया गया था, जिसकी वजह से उसकी सांस रुक गई थी और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और हर उस चीज को चेक किया जाने लगा जिस पर पुलिस को थोड़ा सा भी शक था। फोन रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए गए, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए जाने लगे और यहाँ तक के गूगल हिस्ट्री को भी इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस को पूरी तरह से शॉक कर दिया, क्योंकि जो मिला वो शायद होना ही नहीं चाहिए था। गूगल हिस्ट्री में पॉइजन यानी जहर के बारे में सर्चेस किए गए थे, जिससे ये साफ था कि भला खुद कोई जहर क्यों खाएगा जब उसकी मौत गला दबाने से हुई हो। इसका मतलब रजिता को पहले भी मारने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर उसको जहर खिलाकर मार दिया जाता, लेकिन मैं भी किसी वजह से वो प्लान फेल हो गया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर यही नहीं रुके। जब कॉल और मैसेजेस को ध्यान से चेक किया जा रहा था तो एक काफी शॉकिंग सबूत तो वहाँ भी मिला। अविनाश की कॉल हिस्ट्री में बार बार एक नंबर सामने आने लगा। जब इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला कि ये इंडिया का ही एक नंबर है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ये अविनाश के किसी फैमिली मेंबर का नंबर होगा, जो शायद अविनाश के काफी करीब हो, जिसको इतने ज्यादा कॉल्स किए जा रहे हो। लेकिन ऑफिसर्स कोई भी चूक नहीं होने दे सकते, इसीलिए जब उन्होंने उस नंबर की पूरी डिटेल निकाली
तो वो एक लड़की के आईडी से मैच कर गई। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि वो तो ना अविनाश की फैमिली मेंबर्स में से थी और ना ही उसकी कोई जान पहचान वाली थी। अब पुलिस का शक अविनाश पर और भी गहरा होता गया, क्योंकि मर्डर वाले दिन भी अविनाश ने कई बार उस नंबर पर कॉल किया था। यहाँ तक कि जिस वक्त मर्डर क्लेम किया गया था उसके आसपास भी अविनाश ने उसे कई बार कॉल किया था। लेकिन सिर्फ इतना पुलिस के लिए काफी नहीं था, उन्हें और भी पुख्ता सबूत चाहिए थे ताकि वो अविनाश को कस्टडी में ले सके, क्योंकि अब तक जितने भी सबूत मिले वो सब के सब अविनाश के अगेंस्ट थे। अविनाश के अपने बयान के मुताबिक जब उसकी बीवी का मर्डर हुआ तो वो घर पर नहीं था, वो 40 मिनट के लिए बाहर गया था, ठीक। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश की तो यहाँ भी एक अजीब पहलू सामने आई। फुटेज की रिकॉर्ड्स ने ये भी कंफर्म कर दिया कि जिन 40 मिनट्स में अविनाश बाहर होने का दावा कर रहा था उसी दौरान कोई और ना घर के अंदर गया था और ना ही बाहर। मतलब कोई भी इंट्रूडर थ्योरी यहाँ पर नहीं बनती और ये एविडेंस भी अविनाश के अगेंस्ट चला गया, क्योंकि उस रात कोई भी घर के अंदर नहीं गया था। तो इतने में सवाल फिर यही बनता है कि रजता को मारा किसने। एक कैमरा था जो खास तौर पर अपार्टमेंट बिल्डिंग के फ्रंट डोर पर लगा हुआ था, जो स्मार्ट लॉक और एंट्री सिस्टम से जुड़ा हुआ था। मतलब हर आने जाने वाले की एंट्री रिकॉर्ड हो रही थी। इतना सबूत पुलिस के लिए काफी था कि वो अविनाश को कस्टडी में ले सके। 27 जून को अविनाश को अरेस्ट कर लिया गया और करीब 4-5 दिन के बाद यानी 1 जुलाई को अविनाश पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का फार्मूला चार्ज लगा दिया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब अविनाश से उस लड़की के बारे में पूछा गया जिससे वो फोन पर काफी ज्यादा बातें करता था, तो उसने उस पूरी थ्योरी को ही पुलिस के सामने सॉल्व कर दिया। उसने बताया कि जब अविनाश इंडिया में पढ़ रहा था तभी यूनिवर्सिटी में उसे एक लड़की पसंद आने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और वो एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगे। फिर जब अविनाश की जॉब अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी में लग गई तो उसे लगा कि अब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा और वो दोनों आखिरी एक हो जाएंगे। लेकिन अविनाश के माँ बाप उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन अविनाश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को ये बोल सके कि वो किसी और से प्यार करता है। यानी अविनाश जहर के लिए गूगल पर सर्च कर सकता है, लेकिन अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नहीं बोल सकता कि मैं एक दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में रहा, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। दोनों के बीच ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब ऐसे टाइम में अगर आपको लगता है कि दूसरा इंसान आपके बिना भी खुश रह सकता है तो इसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो इनके सर पर एक जुनून सा चढ़ गया था। खैर, कस्टडी में लेने जाने के बाद अविनाश पर चार्जेस लगाए गए तो उसने अपने बयान में कहा कि वो बेकसूर है, नॉट गिल्टी। जवाब में कोर्ट ने उसे ट्रायल पर बाहर रहने का मौका दिया, इसी शर्त पर कि अगर अविनाश $5 मिलियन यानी लगभग 47 से 48 करोड़ रुपए डिपॉजिट करे तो उसे ट्रायल होने तक जेल से रिलीज कर दिया जाएगा, इसी कंडीशन के साथ कि वो भागेगा नहीं और कोर्ट डेट्स पर यही कोर्ट में होगा। वो ये अमाउंट तो पे नहीं कर पाया, इसीलिए अभी भी किंग कोर्ट जेल में बंदा है। इतनी हाई बेल सेट होना खुद ही इस बात का संकेत है कि जज ने इस केस को कितना सीरियस लिया है। नॉर्मल केस में बेल इतनी ज्यादा नहीं रखी जाती। इस क्राइम को हुए टोटल 259 दिन हो चुके हैं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और केस अभी भी चल रहा है। क्या रजिता को इंसाफ मिल पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कभी कभी इंसाफ मिलने में वक्त लगता है और कभी कभी सवाल पूछना ही एक शुरुआत होता है। आज वो अपनी कहानी सुन तो नहीं सकती, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक सवाल गूंजता है, क्या जो उसके साथ हुआ उसका जवाब मिलेगा? अगर आप यही तक देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप हमें दोबारा देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।